तो भाई लोग हम लोग करने वाले हैं 29-31 दिसंबर के पेपर जो कि ग्रुप डी सवाल है और ये रियल एंड ऑथेंटिक है। आप चाहे तो मिला सकते हो, ठीक है भाई। और जो भी जितना भी सवाल होगा यहाँ पे रियल एंड ऑथेंटिक है और 40 सवाल लगभग होंगे, ठीक है भाई। 40 या 45, ठीक है। टोटल कितना है? तो हाँ, 40 सवाल हैं भाई, ठीक है। 40 पक्का। तो चलिए जो है अब स्टार्ट करते हैं। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लियो आप लोग, ठीक है। और सबसे पहला सवाल है कि भारत और मंगोलिया के बीच जो अभी अभ्यास हुआ था, जिसे नाम नोमैडिक एलिफेंट 2025 दिया गया है। तो नोमैडिक एलिफेंट 25 जो है किसके बीच हुआ और कहाँ हुआ था? तो देखो भाई, ये 17वां एडिशन था, सबसे पहले तो याद रखो। और ये हुआ था इंडो एंड मंगोलियन मिलिट्री के बीच में हुआ था, यानी कि मंगोलिया उलान बटोर है ना भाई। तो एटर्न एंड मंगोलिया में हुआ था, जो कि 31 मई, ठीक है, 31 मई से 13 जून तक जो हुआ था ये एक्सरसाइज हुआ था, ठीक है भाई। और ये कहाँ हुआ था? तो बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया विथ प्रीवियस एडिशन हेल्ड इन उमरोई। उमरोई, अब उमरोई कहाँ है? मेघालय, इन जुलाई 2024 में हुआ था। मतलब 2024 वाले पूछेगा तो कहाँ हुआ था? मेघालय में। तो अच्छा, इस बार 2024 में इंडिया में हुआ, तो 2025 जाहिर सी बात है कि मंगोलिया में होगा। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? मंगोलिया। अगला सवाल है, जून 2025 तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम पारियों में यानी कि 13,000 रन पूरे करने वाले विश्व के सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो रूट। जो रूट कहाँ के खिलाड़ी हैं भाई? तो ये जो हैं जो रूट इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है भाई। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, 13,000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। मानव शरीर में प्रति यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कि गर्म वस्तु छूने पर अचानक जो है हाथ हटा लेने का नियंत्रण जो है मुख्य रूप से शरीर के किस भाग द्वारा किया जाता है? तो ये स्पाइनल कोड द्वारा किया जाता है। जब आप एनसीईआरटी क्लास 10th में देखोगे तो ये अच्छे से रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलो, तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा? स्पाइनल कोड यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण मुख्य रूप से किन दो पदार्थों के रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से किया जाता है? तो ये भी क्लास 10th में, ठीक है, एसिड बेस एंड साल्ट के चैप्टर में आप सवाल देखोगे तो ये जो है रिएक्शन दिया रहेगा, जी के जिसे कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को स्लेक लाइम्ड भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको जो है क्लोरीन से जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो रिएक्टेंट मिलेगा CaOCl2 प्लस H2O। H2O क्या देगा? वाटर देगा। तो इसे ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन, यानी कि यहाँ पे देख लो स्लेक्ट लाइम या क्लोरीन भी कर सकते हो। स्लेक्ट लाइम क्या हुआ? बुझा हुआ चूना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? स्लेक्ट लाइम एंड क्लोरीन। अगला सवाल है, रात के समय आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? तो देखो भाई, तारों के प्रकाश के जो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया गया है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जो अपेरेंट यानी कि दिखते हैं, जो स्टार कीप्स चेंजिंग, स्टार इधर से उधर यानी कि बदलते रहता है, इस तरह से हमें प्रतीत होता है, ठीक है, अर्थ से, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगला सवाल है, बोर मॉडल्स के इलेक्ट्रॉन की ईएमएफ यानी कि डबल नेचर वेव पार्टिकल की व्याख्या कैसे की गई थी? तो बोर मॉडल के इलेक्ट्रॉन का केवल पार्टिकल के रूप में जो मानता है, फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता रहता है, ठीक है, वेव नेचर। तो ये वेव नेचर वनली हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल होगा, जब एक धातु कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो मुख्य रूप से प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाता है? तो कह रहा है कि मेटल कार्बोनेट किसी अम्ल में, तो देखो भाई, मेटल प्लस का मेटल कार्बोनेट या मेटल मेटल कार्बोनेट पूरा लिख देते हैं, प्लस एसिड मिलाओगे, ठीक है, तो ये जो बनाता है वाटर बनाता है, यानी कि CO2 एंड वाटर बनाता है। अच्छा, आप बेस के साथ बनाओगे तो क्या करेगा? तो बेस के साथ सिर्फ वाटर देगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे इसके साथ एसिड के साथ साल्ट भी देगा, बेस के साथ जो देगा CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पे हो जाएगा साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अगला सवाल है, जब एक धातु कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ, तो आंसर सवाल रिपीट है, आंसर यही हो जाएगा। अगला सवाल है,
बीच पॉलिटिकल पार्टी वोन नागोरोटा सीट इन जम्मू कश्मीर असेंबली 2025 में नवंबर में जो है नागोरोटा सीट जो है जम्मू कश्मीर के असेंबली का है, वो कौन से पार्टी ने जीत लिया है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा उपचुनाव में जो बीजेपी के देवायनी राणा, ठीक है, यानी कि 42,350 वोटों के साथ भारी मतों से जीत हासिल किया। उन्होंने पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव से ही को 24,647 वोटों से हराया। ठीक है भाई, तो आंसर बीजेपी हो जाएगा। जब कोई पिंड एक समान वृत्तीय गति करता है तो उसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पे नियत चाल से यानी कि कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो इसे एक सामान्य वृत्तीय गति कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा। अच्छा, ये पूछ रहा है क्या कि स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये देखो, वेलोसिटी एंड स्पीड जो है स्थिर रहता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट चाल स्थिर रहता है या अपरिवर्तित रहता है, आंसर यही होगा। अगला सवाल है, छोटे द्वारक गोलीय दर्पण, ठीक है, के लिए उसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच सही संबंध क्या होगा। तो देखो, दर्पण के फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या त्रिज्या की क्या होता है, आधा होता है। जैसे फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, R बराबर 2F होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंटू फोकल लेंथ ऑफ दुगना, फोकल लेंथ का दुगना होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वे R। तो ये जो होगा कि त्रिज्या R बराबर F/2 आंसर इसका दिया हुआ है ऑप्शन। 5 जून 2025 को मनाए गए यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के आधिकारिक थीम, यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का जो है थीम पूछा गया था, तो थीम हो जाएगा बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, माने उत्तर प्रदेश में जो है पुलिस रिक्वायरमेंट में कितना परसेंट आरक्षण वुमेन को दिया गया था। तो देखो, बिहार में तो है 35%, बिहार में कितना है 35%। और यूपी की बात करते हैं तो यूपी में जो है 20% जो है आरक्षण है। ठीक है भाई, आंसर। अगला सवाल है, बल द्वारा किए गए कार्य यानी कि वर्क डन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वर्क डन का एसआई मात्रक क्या होता है भाई। देखो, सबसे पहले तो ये पावर का होता है, फोर्स न्यूटन का होता है, वर्क जूल होता है, प्रेशर पास्कल होता है। तो वर्क का पूछा, वर्क डन जूल हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अमीबा। तो यूनिसेलुलर जो एक कोशिकीय जीव होता है, इसकी कोई स्फेयर यानी कि शेप जो होता है निश्चित नहीं होता है। यह अपनी कोशिका झिल्ली को फैलाकर अपनी संरचना को नियंत्रण बदलता रहता है। देखो, सीडोपोडिया अमीबा की बदलती हुई आकृति के इसके कूटपाद के बनने के कारण ये कूटपाद इसे जो है गति और भोजन पकड़ने में क्या करता है, मदद करता है। कूटपाद मतलब भाई अपने मतलब जो भी अंदर क्रिया होता है, ठीक है, वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एंड स्फेरिकल। अगला सवाल है, जून 2025 में किस संगठन ने महिला सशक्तिकरण और लड़कियों के कौशल विकास के लिए गर्ल एम्पावरमेंट मिशन GEM का छठा संस्करण शुरू किया है। अभियान का नाम है गर्ल एम्पावरमेंट मिशन 2025। यह अभियान जून 2025 में समर वर्कशॉप के रूप में शुरू किया गया था। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो भाई यहाँ पे तो दिया नहीं, इंडियन रेलवे। गर्ल एम्पावरमेंट, देखते हैं इसको भाई। अभियान का नाम गर्ल एम्पावरमेंट स्कीम 2025 शुरू किया गया। ठीक है, ग्रीष्मकालीन समर में रूप में। उद्देश्य इसका था कि भारत के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाना है। यह जो ग्रामीण और वंचित क्षेत्र जो लड़कियां शिक्षा स्वास्थ्य से दूर हो जाते हैं उसे सशक्त केंद्रित करना था। वर्ष 2025 में इसका छठा संस्करण था। 17 राज्यों की स्थिति 41 NTPC केंद्रों पर आयोजित 26,000 से अधिक लड़कियों को लाभ हुआ है। था मुख्य बिंदु कार्यशाला, लगभग 10% मेधावी छात्र जो है NTPC द्वारा संचालित स्कूलों की आगे पढ़ाई के लिए जो है स्कॉलरशिप, एडमिशन फीस सब प्रदान किया जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा भाई NTPC लिमिटेड। अगला है, मानव बुद्धि और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब मानव वृद्धि, तो लड़कियों में लड़कों की तुलना में पॉवर्टी जल्दी आता है, लेकिन लड़कों में इस दौरान शारीरिक वृद्धि अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरा है कि लड़के और लड़कियां दोनों सामान्यतः 18 से 20 वर्ष की आयु में अपनी अधिकतम ऊंचाई और शारीरिक वृद्धि प्राप्त करते हैं। तो दोनों सही है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 18 से 13 वर्ष की आयु में लड़कियों का जो है पॉवर्टी स्टार्ट हो जाता है
और लड़का का जो है 18 से 20 वर्ष में जो है ज़्यादा उसके हाइट और वेट यानी कि मसल्स जो है गेन करता है, ठीक है। कोशिका के भीतर जो है पदार्थों का यानी कि पैकेज और डिस्पैच जो करता है गोल्गी अपार्टस को अक्सर क्या कहा जाता है? तो गोल्गी अपार्टस को ट्रैफिक भी कहा जाता है, ठीक है भाई। लाइसोसोम सुसाइडल, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, किचन ऑफ द सोल, किचन भाई गोल्गी अपार्टस को देखो ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है ना भाई। डाकघर पोस्टमैन डेस्टिनेशन पहुंचाने का कार्य करता है। बताओ ऑप्शन में किचन ऑफ द सेल किसको कहते हैं? राइबोसोम को। वर्ष 2025 में साहित्य और शिक्षा लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो देखो भाई पद्म विभूषण की सूची जो है सबसे पहले डॉक्टर देखो दुब्बू नागेश्वर रेड्डी है क्या इसमें आगे आंसर, ठीक है। एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग क्या कहा जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो है एटॉमिक मास कहा जाता है, एटॉमिक द्रव्यमान, नंबर नहीं कहा जाता है। एटॉमिक मास किधर है भाई? हाँ मास नंबर यही होगा सही। अगला सवाल है करें कि अकॉर्डिंग टू द डाटा मतलब जो डाटा अवेलेबल है 2025 में इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR के द्वारा तो वो कितना परसेंट है? यानी कि 21.76% जो है, ठीक है, वन है। अगला सवाल है 1963 के बाद USA का सबसे उम्र का राइडर कप उपतान कौन है? अंगेस्ट USA राइडर कप कैप्टन तो क्रीगर ब्रैडली हो जाएगा। आंसर कौन सा? कीगन ब्रैडली। अगला है फ्लेमिंग के दाएं यानी कि राइट हैंड रूल का जो है उपयोग। तो देखो भाई अंगूठा जो है मोशन यानी कि चालक की गति की दिशा को बताता है, और ये जो फोर फिंगर है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है, और ये मिडिल फिंगर जो है इंडक्टेंट करेंट यानी कि चालक जो उत्प्रेरित धारा होता है उसकी दिशा को बताता है, ठीक है भाई। तो इस नियम का उपयोग जो है विद्युत जनरेटर इलेक्ट्रिक जनरेटर में किया जाता है। यहाँ आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो पूछा क्या है भाई? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल प्राइमरली यूज टू डिटरमाइन तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेफ्ट हैंड रूल विद्युत मोटर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, बल की दिशा। तो यहाँ पे दिया है डायरेक्शन ऑफ बल की दिशा, बल की दिशा चालक पर लगने वाले होता है। तो दाएं हाथ का नियम जनरेटर में प्रेरित धारा के लिए प्रेरित धारा की दिशा हो जाएगा, ठीक है। मई 2025 में पोलैंड में जानजू कोसिंजी मेमोरियल एथलीट्स मीट में आयोजित पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया था? तो स्वर्ण पदक जीत जूलियन बीबर जर्मनी का था, नीरज चोपड़ा दूसरा स्थान हासिल किया था, ठीक है, सेकेंड पैलेस। अगला सवाल है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉडल की सुरक्षा जांच हेतु किए गए पहले सफल उड़ान परीक्षण फ्लाइट टेस्ट का नाम क्या रखा गया? तो TVDD-1 जो है रखा गया है, ठीक है भाई, यानी कि टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन 1। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। कारण 1928 में CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज, विज्ञान को बढ़ावा देना और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना। पहला NSD यह दिवस 1987 में पहली बार मनाया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम है कि विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्तिकरण। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई 15 मई को, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स ये सब पढ़े हो गए। बीच इंडियन फुटबॉलर प्लेयर बाज ऑनर्ड विद पद्मश्री अवार्ड इन 2025। तो पद्मश्री अवार्ड जो है M विजयन को दिया गया। 2025 में पद्म पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी में हॉकी लीजेंड श्री राजेश, क्रिकेटर जो रविंद्र चंद्र अश्विन, फुटबॉलर पद्मश्री हरविंदर सिंह पद्मश्री और एथलीट सत्यपाल सिंह पद्मश्री। अगला सवाल है लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखो स्वीडन के पोल वॉल्टर को, ठीक है, अरमांड डुप्लेटिस को जो है क्या स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 में जो है दिया गया है, ठीक है। अच्छा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर तो सिमोन बाइल्स को USA से हैं, ठीक है भाई। सऊदी अरब ने सितंबर 2025 में किस देश के साथ एक ऐतिहासिक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया जिसके तहत किसी भी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा?
तो देखो भाई, ये जो किया गया था हो हो स्ट्रेटिक म्यूचुअल डिफेंस SDMDA सितंबर 2025, तो ये भारत और रूस हो जाएगा। ठीक है। ओहो, सऊदी अरब जो है भारत के साथ होगा। ठीक है। अगला सवाल है, भारत में खेलो इंडिया योजना के तहत अब कुल कितने खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्ट यानी कि किस से स्थापित किए जा चुके हैं? खेलो इंडिया योजना के तहत अब तक 34 खेलो इंडिया जो है उत्कृष्ट केंद्र जो है स्थापित हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 34। अगला सवाल है, अगला सवाल, यदि एक कार का प्रारंभिक वेग 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, उस पर 5 सेकंड के लिए ब्रेक लगाए जाते हैं और कार का द्रव्यमान 4800 किलोग्राम है, तो कार पर लगने वाला बल क्या था? तो देखो भाई, जो कार पर जो बल लगा, ठीक है, तो यू जो है पहला जो प्रारंभिक वेग, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो 180 किलोमीटर, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, 5/18, 18 देंगे, ऐसे ऐसे ये कितना हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये 50 मीटर प्रति सेकेंड इसका यानी कि प्रारंभिक वेग हो गया। अब इसको चेंज कर देंगे, चेंज इन वेलोसिटी, तो डिस्पैलेस यानी कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो 50 बटा कितना हो जाएगा 5, यानी कि आ जाएगा हमारा 10 -10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो आ जाएगा, इसका एसेलरेशन आएगा। एसेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम होता है। अब इसको यानी कि कैलकुलेशन करोगे तो लगने वाला बल, तो फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर होता है MA यानी कि मास इंटू एसेलरेशन। अब मास कितना है 4800, गुना -10 हो जाएगा, तो -4800 हो जाएगा न्यूटन। अगला सवाल है, एक पुरुष की ध्वनि का पिच एक बच्चे की ध्वनि के तरत्व की तुलना में कैसा होता है? तो एक पुरुष की ध्वनि का तरत्व एक बच्चे की ध्वनि के तरत्व की तुलना में कम होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुरुषों का जो है लैरिंक्स में वोकल कॉर्ड्स लंबे और मोटे होते हैं, जिससे ध्वनि की आवृत्ति कम होती है। बच्चे का जो है स्वर यंत्र छोटे होते हैं, यानी कि लैरिंक्स जो होते हैं छोटे होते हैं, इसलिए उनकी आवाज़ का तरत्व अधिक तीक्ष्ण होता है। अगला सवाल है, कंकाल पेशी यानी कि स्केलेटन मसल शरीर में मुख्य रूप से किस क्रिया में सहायता करती है? तो कंकाल पेशियां वे पेशियां हैं जो हमारे इच्छा शक्ति को नियंत्रण में होती है। ये हड्डियों से जुड़ी होती है और हमें चलने, दौड़ने, लिखने और हाथ पैर हिलाने जैसी गतिविधियों में मदद करती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? अच्छा, स्मूथ मसल के बारे में देखो, चिकनी जो होता है भोजन का पाचन जो है स्मूथ मसल्स द्वारा किया जाता है। हृदय की धड़कन या कार्डियक मसल्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रक्तचाप जो होता है चिकनी पेशियों द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, तो ऐच्छिक पेशी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अगला सवाल है, जिंक ब्लेड ZnS जैसे सल्फाइड अयस्क अयस्क जिंक धातु के निष्कर्षण के दौरान अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो भर्जन यानी कि रोस्टिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जिसमें सांद्रित अयस्क को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में एक परावर्तनी भट्टी यानी कि रिवर्बेटरी फ्यूंसे में उच्च तापमान लगभग 9000 डिग्री सेल्सियस से 12000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जिससे जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड और जिंक डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीकृत। अच्छा, यहाँ पे तो ये दिया ही नहीं है। तो सवाल यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है।